हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये वन डायमेंशन मोशन होता है। जैसा कि हम पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायरेक्शन में या 3 डायमेंशन में मोशन कर सकता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब जो भी पार्टिकल एक लाइन पे मूव करता है, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की एक प्लेन पे मूव कर रहा है। और मोशन इन 3 डायमेंशन में आपके जो है कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में लाइक वो जितने भी प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो होते हैं वो 3 डायमेंशन मोशन करते हैं। तो फिलहाल अभी हम उधर जाएंगे। हम फिलहाल मोशन 1 डायमेंशन टॉपिक पे रहेंगे। तो आइए समझते हैं मोशन 1 डायमेंशन में किस तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन करता है। आइए, तो चैप्टर का नाम है बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें इससे पहले हमको समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कब रेस्ट पे बोला जाएगा और कब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन होगा। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये कहें कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और कब हम ये कहें कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन पता करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली लोकेट कहाँ कर रहा है, उसका पोजीशन कहाँ है। पोजीशन पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पोजीशन नहीं पता कर सकते तब तक हम उस ऑब्जेक्ट का ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो सबसे पहला हमारा ये होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करें। पोजीशन को पता करने का सबसे सिंपल फिजिक्स में है, और वो ये है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है, यानी उसको स्टेशनरी कंसीडर किया जाता है कि वो मूव नहीं कर रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो अपना पोजीशन बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, और अगर पोजीशन नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। अब ये भी एक कन्फ्यूजन था कि स्टेशनरी पॉइंट हम ऐसे ही कैसे एज्यूम कर लें। इसके लिए हमने मैथ्स की कुछ हेल्प ली। मैथ्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस बेसिकली पाई जाती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों ही लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0 होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी को। मान लीजिए हमारा ये सपोज कीजिए वाई एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। इसके ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ पे तीनों एक्स एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ओरिजिन बोलेंगे। तो फिजिक्स में हमने क्या किया कि इस ओरिजिन पे ही हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा जिसको हमें रेफरेंस पॉइंट मानना है। तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा बेटा 0 0 और 0 होता है। इसी को हमने बोला है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब मान लीजिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दिस इज ए पॉइंट ए। इस पॉइंट ए का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और एक जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं लिखूं x1, y1, z1, तो these coordinates gives the position of object A, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पता करना है, पोजीशन तो हमें ये कोऑर्डिनेट बता देगा x1, y1, z1, इसका डायरेक्शन पता करना है तो मैं ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट ए पे खींचूंगा जो कि इस ऑब्जेक्ट ए का डायरेक्शन बताएगा, और इसको मैं डिनोट करूंगा पोजीशन वेक्टर r1 से, ठीक। अब यहाँ पे इस ए पॉइंट का
पोजीशन हमको ये कोऑर्डिनेट बता रहा है x1 y1 z1, और इसका जो डायरेक्शन बता रहा है वो ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है r1। ठीक है, तो इसको हमको पता है पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे हम r1 को कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, r1 इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 ठीक है। बच्चों, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि वेक्टर और स्केलर क्या है, और इसमें वेक्टर और स्केलर में जब भी हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे इस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट को दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस में मान लीजिए x1 लेंथ मैग्नीट्यूड बता रहा है, और उस मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर i कैप है। सिमिलरली y1 डायरेक्शन में इस r1 का जो कंपोनेंट है वो y1 बता रहा है, और उसका यूनिट वेक्टर j है, j कैप है। z1 इसी तरीके से z डायरेक्शन के लिए k कैप है। यानी कि किसी भी वेक्टर को लिखने का सिंपल सा तरीका होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे i, j और k जो हैं, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। ओके, तो r1 बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप के टर्म में लिखा जाएगा। अब बच्चों मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चल के अपना इसने कोऑर्डिनेट चेंज किया और ये यहाँ पे कहीं आ गया बी पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है तो मैं ओरिजिन से फिर से इसका पोजीशन वेक्टर खींचूंगा। मान लीजिए दिस इज द पोजीशन वेक्टर r2। क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया है तो ये ए बी जो है, ए बी वो कितना होगा, वो होगा इतना। ये r2 पोजीशन वेक्टर है, ये r1 पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और ये इसका रिजल्टेंट दे रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में हमने पढ़ रखा है कि अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इस r2 पोजीशन से r1 पोजीशन को माइनस करूंगा। ठीक है, तो r2 पोजीशन कितना है, r2 पोजीशन को मैं लिख सकता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारे पोजीशन r1 है, ये पोजीशन r2 है। ऑब्जेक्ट ने r1 पोजीशन से पोजीशन r2 पे गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ। ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन में चेंजेस कर रहा है तो यानी कि ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। अगर वो पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट आर इन नॉट मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन any object changes its position, then we can say object are in motion। ओके बेटा, तो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वो अपना कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है तो उसमें एक नया फिनोमेना बनेगा। ध्यान देना, ये ओरिजिन का अपना एक कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ये इनिशियल ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 ना।
अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर है, इसी तरीके से ओरिजिन का अपना कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और बी का अपना कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो यहाँ पर भी एक अपना पोजीशन। ठीक, हमको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो वहां से एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की हम एक डेफिनेशन बनाएंगे बेटा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। आइए डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट changes its coordinate with respect to reference point with respect to reference point, then it is said to be displacement। ओके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर तुम नोट करो, देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 0 0 था, फाइनल कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक कोऑर्डिनेट ही है, ये भी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मान लीजिए इस पॉइंट को मैं O मान देता हूँ, तो अगर तुम देखोगे O A फाइनल पोजीशन है, A इनिशियल पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन कितना होगा बेटा? x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। कितना आएगा? x1 y1 z1 वही आएगा। तो इसका मतलब ये एक चेंज इन पोजीशन है, तो मैं OA को एक डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। x2 माइनस 0, y2 माइनस 0, z2 माइनस 0। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक डिस्प्लेसमेंट मिला। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो AB है, इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं, अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना हो तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, यही तो हमारा R2 में से R1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? AB ना, ये भी अपने आप में एक वेक्टर है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, R2 वेक्टर का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? वो है x2 i कैप माइनस प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ब्रैकेट क्लोज कर लो, माइनस x1 i कैप y1 j कैप z1 ठीक है, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर लो। ठीक, हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मेथड पता है, पहले की क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। हम यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर R2 में से R1 माइनस करना है, तो R2 के जो भी I के कंपोनेंट हैं, I के जो कोफिशिएंट हैं वो I से माइनस होंगे, J वाले कोफिशिएंट को J से करना है और K वाले को K से करना है। तो सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? ये आएगा आपका x2 माइनस
x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। तो ये आपका आया R2 माइनस R1 की वैल्यू, जिसको हम चेंज इन पोजीशन बोल रहे हैं, और यही एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा है। अब देखो बेटा, ये तो हमने एक जनरल डिस्प्लेसमेंट निकाला है, क्योंकि इसमें अगर तुम नोट करो x डायरेक्शन भी है, y डायरेक्शन भी है और z डायरेक्शन भी, तीनों डायरेक्शन है। हमने इसमें 3 डायमेंशन के लिए बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है। हम पढ़ क्या रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो बेटा जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो हमको चाहिए सिर्फ एक डायरेक्शन में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि वो y डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, x डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, या फिर z डायरेक्शन में पूछ रहे हैं। अगर उन्होंने मान लीजिए कोई भी पार्टिकल x एक्सिस पे चल रहा है तो मैं बाकी y और z को 0 मानूंगा। तो उस केस में जो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x2 माइनस x1 i कैप। अगर मेरा मान लीजिए y डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल चल रहा है वर्टिकली, तो ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा, फिर उसमें होगा y2 माइनस y1। ठीक है, और अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट z डायरेक्शन में जा रहा है सिर्फ, तो उस केस में हमारा ये दोनों 0 होंगे, वहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट z2 माइनस z1। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको 1 डायमेंशन में निकालना हो तो बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स को 0 कर दो, एक कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा। अगर 2 डायमेंशन में निकालना है तो एक कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, 2 को निकालना है, और अगर तीनों है तो ये क्लियर है ही आपका। ठीक है, ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ओके, तो नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है। अब क्योंकि बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसमें हमको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, तो देखो बेटा, डिस्टेंस बेसिकली जो होता है वो तो नॉर्मली जैसा कि डेफिनेशन आपको पता है कि इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the object। लेकिन बेटा ये हम ऐसे नहीं समझेंगे। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा उस केस में अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है ना, अगर अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है उस केस में मैं कहूँगा कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। बेसिकली जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर मैं डिस्टेंस को निकालूंगा तो सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं।
हैं। जैसे एग्जांपल में मैं देखूं कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सपोज करो कि एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है r इक्वल्स टू, मान लो पिछले टॉपिक में जो अभी हमने लिखा r2 माइनस r1 इक्वल्स टू आपको गिवन है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक, ये है। अगर मुझे इसका, ये आपको एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज बेसिकली इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस r का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, है ना। इस r का क्या निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पहले की क्लासेस में बताया है हमने कि जो i का कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर दो, जो j का है जैसे ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, तो ये जो आपका मिला, ये क्या मिला, ये बेसिकली डिस्टेंस होगा। दिस इज द एक्चुअली डिस्टेंस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में ये है, मान लीजिए जैसे हमें कोई डिस्प्लेसमेंट गिवन है r इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4, है ना। ये आपको एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल कर लेंगे, मॉड ऑफ r इक्वल्स टू अंडर रूट लगाएंगे, i का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लो, प्लस j का कॉम्पोनेंट 3 है 3 का स्क्वायर कर लो, k का 4 है 4 का स्क्वायर कर लो ना। कितना आएगा नेट, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 29। ये इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे इसके हम समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखिए, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये लाइन है, ये इस लाइन का ओरिजिन है ओ, ठीक। और इधर हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी नंबरिंग कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, और ये सपोज करो यहाँ से चल के इस पॉइंट तक आया, दिस इज पॉइंट ए। मान लीजिए यहाँ से इन्होंने x1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक, x1 डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। सीधी सी बात है कि ये इस तरफ आए हैं, अब ये यहाँ से फिर A से पॉइंट B पे गए, अभी डायरेक्शन इनका इस तरफ है, यहाँ से ये कहाँ पे गए, पॉइंट, ये यहाँ से पॉइंट B है, दिस इज पॉइंट B, A से B पे गए, ये इन्होंने कवर किया डिस्प्लेसमेंट h2। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, भाई ओरिजिन से ये पहले यहाँ पे आए x1 डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से यहाँ पे गए ना, यहाँ से यहाँ पे गए, ये अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो अब इस तरफ नेगेटिव कंसीडर करूँगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास दो डायरेक्शन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस ही हमने माना, दिस इज एक्स एक्सिस बेसिकली। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये इधर आए तो इन्होंने कवर किया x1 आई कैप, ठीक, और इस तरफ गए तो इस तरफ इन्होंने कितना कवर किया, -x2 आई कैप ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम पोजीशन r से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना आया, वो आया बेसिकली x1 -x2 आई कैप। ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और इसको अगर मैं पर्टिकुलरली निकालने की कोशिश करूं तो x1 कितना है, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 4 आई कैप, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4, और ये निगेटिव में है 4 से 2 यानी कि 2, -2 आई कैप। कितना मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको 2 आई कैप। यहाँ पे पॉजिटिव साइन सो ये कर रहा है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है O से लेके B तक वो इस डायरेक्शन में है, ठीक, ये है आपका, इसको हम बोल दे रहे हैं OB, OB, ठीक, OB आपका मिल गया डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे।
तो बेटा डिस्टेंस हमने बताया था, ये जो r है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो r वेक्टर इक्वल्स टू जो कि आपका है 4 i कैप माइनस 2 i कैप, ये है ना। इसका मैग्नीट्यूड करो कितना आएगा, अंडर रूट 4 4 जा 60 2 2 जा 4। कितना आया बेसिकली। तो अगर मैं इसमें देखूं है ना, तो 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, ये आ गया आपका लगभग अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ मेरा जो पाथ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 4i, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और बाइन प्लस 4 अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। सोच के आप देखिए कि क्या ये डिस्टेंस हो सकता है, जबकि हमको साफ साफ डेफिनेशन से दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ है 4 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, तो 4 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल 6 मीटर हो रहा है। डिस्टेंस एक तरह से 6 मीटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका बेसिकली 20। तो कैसे हो गया सोचिए। देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो वहाँ पे आई जे और के था ना, आई जे और के। यहाँ पे ये भी, इसका भी आई है इसका भी आई है, तो सीधे सीधे जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये x जो है 4i और ये जो है वो 2i दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसको मैं सीधे ही ये ना लिख के सीधे ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखूंगा क्योंकि दोनों ही आई के ही डायरेक्शन में। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, जैसा कि दोनों में 90 डिग्री बनता है, एक्स अलग वाई अलग जेड अलग, तीनों 90 डिग्री बनते हैं, तो वहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लग जाता सिंपल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्योंकि आई ही है दोनों का, तो सिंपली बस मैग्नीट्यूड का मतलब है ये भी प्लस ये भी प्लस ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे बस r mod r इक्वल्स टू x1 जो कि 4 है ना, और ये कितना हो गया +2 हो गया। i इज बेसिकली यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना होता है वो होता है 1, है ना। तो इसको हम लिखेंगे सीधा सीधा 6 मीटर या जो भी है, ठीक है। तो ये r, तो बेटा इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कभी कभी अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर ने तो बताया था कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का, तो वो जो फॉर्मूला है वो भी वही चीज़ है, वही किया गया है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आई जे के 3 अलग अलग डायरेक्शन में है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ये इस तरफ एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है और इस तरफ भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का है, और मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है ऑब्जेक्ट, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव में भी चल रहा है नेगेटिव में चल रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा।
ठीक है बेटा, ये आगे बढ़ते हैं हम। तो इस चीज को, इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं कि इफ इन मोशन in straight line if any object do not change its direction, then we can say distance is always equals to displacement. Otherwise distance is greater than displacement. ओके बेटा, तो आई थिंक आपको डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेस्ट कब होता है ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में कब ऑब्जेक्ट जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगली क्लास हम फिर से लेंगे जिसमें हम आपको कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताएंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ओके, थैंक यू बेटा।